जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th के लिए आपका सब्जेक्ट हिंदी का जो वर्णिका का बुक है ना, उसका चैप्टर 1 से लेकर 5 तक ले दिए गए हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर का आज क्रैश कोर्स करने वाले हैं। ठीक है, तो क्रैश कोर्स देखिए, आपको ये एक तरह से हमने नोट्स तैयार किया है। इस नोट्स को एक बार शुरू से अंत तक देख लीजिए, फिर आपको लगेगा कि यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। एक क्रैश कोर्स का आपका वर्णिका का फर्स्ट चैप्टर एक ही वीडियो में टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है ना, और क्वेश्चन आंसर सभी कंप्लीट हो जाएंगे इसी वीडियो में। तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका विषय सूची जान लेते हैं, है ना, जो वर्णिका बुक है। तो विषय सूची में देखिए बोला गया है कि पहला फर्स्ट चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है दही वाली महांगमा, जो कि कन्नड़ क्या है, इनका लैंग्वेज कन्नड़। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, श्रीनिवास। ठीक है, भाषा कन्नड़। ठीक है ना। और ढहते विश्वास, ढहते विश्वास दूसरा चैप्टर है, जो उड़िया भाषा में लिखा गया है, जो उड़िया भाषा से लिया गया है। ठीक है, और इसके लेखक हैं सातकोरी होता। ठीक है, अगला देखते हैं। तो देखिए तीसरा जो चैप्टर है इसका नाम है माँ, जो कि गुजराती भाषा से लिया गया है। ठीक है, और इसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर, इसके लेखक ईश्वर पेटलीकर। और चौथा चैप्टर है नगर, जो तमिल से लिया गया है, जिसके लेखक हैं सुजाता। और पांचवा चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी, है ना, जो गुजरात राजस्थानी है ना, राजस्थानी से लिया गया है, और इसके लेखक हैं सांवर दैया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो चैप्टर है आपका दही वाली महांगमा। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने लिया है। फर्स्ट बिंदु है मांगमा दही बेचने कहाँ जाती थी, बेंगलुरु जाती थी। कहाँ पे जाती थी, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलोर या बेंगलुरु। ठीक है, दूसरा टॉपिक है मांगमा का गांव का नाम क्या था, तो औलूर के पास। मांगमा का गांव कहाँ था, तो औलूर के पास थी। कहाँ थी, औलूर के पास मांगमा। नेक्स्ट, मांगमा का गांव औलूर के पास। अगला है मांगमा की बहू का नाम क्या था, तो नंजमा। क्या नाम था, नंजमा। अगला है मांगमा के गांव के जुआरी का नाम क्या था, तो रंगपा। अगला है मांगमा के गांव के कुआं का नाम क्या था, तो अमराई का कुआं। क्या नाम था, अमराई का कुआं। मांगमा के गांव का कुआं का नाम अमराई का कुआं। अगला है मखमल के ब्लाउज की कीमत कितना रुपया था, तो 8 रुपया। मंगमा पहले क्या पहनती थी, मखमल का ब्लाउज, जो कितना, मखमल का ब्लाउज कितने कीमत का था जो पहनी थी, 8 रुपए की था। कितना, 8 रुपए की थी। अगला है मंगमा ने अपने बहू नंजमा से कहा, क्या कहा था, कि क्यों री राक्षसी, बच्चे को मार डालेगी क्या। ठीक है, ये एक बोली थी। अगला है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था, तो श्रीनिवास का पूरा नाम था मास्ती वेक्टेंस अयंगार। मास्ती वेक्टेंस 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 अयंगार। ठीक है, अगला देखिए श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। अगला है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, कर्नाटक के कोलार जिला में हुआ था। कर्नाटक के कोलार जिला में। अगला इस कहानी के अनुवादक कौन थे, जो अनुवाद किए थे कन्नड़ साहित्य से हिंदी में, तो बी आर नारायण। कौन थे, बी आर नारायण, जो कन्नड़ से हिंदी में रूपांतरित किए थे। इस कहानी के कथावाचक चाहे कथाकार कौन है जी, श्रीनिवास। कौन है, श्रीनिवास। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। तो देखिए दही वाली मांगमा कहानी का कहानीकार कौन है, तो श्रीनिवास। दूसरा क्वेश्चन है दही वाली मांगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, कौन है, तो मंगमा है। कौन है, मंगमा। अगला क्वेश्चन देखिए दही वाली मांगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, मतलब कहाँ के रहने वाले थे, तो बेंगलुरु। दही वाली मांगमा की कहानी किसे संदेश देती है, तो बहु लोगों को। किसको संदेश देती है, तो बहुओं को। किसको, बहुओं को।
ठीक है, बहुओं को। अगला, मंगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी, आपको पता ही होगा। कहानी सबसे पहले आप बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, एकदम कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। मंगमा क्या खाती थी? तो पान सुपारी, ठीक है ना, माँ जी के पास जाती थी तो पान सुपारी खाती रहती थी, ठीक है। अगला, मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा। आज, कब से? तो दोपहर से। मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो मखमल की। कौन से? मखमल की। मंगमा कहाँ के रहने वाला था? रंगपा। रंगपा कहाँ का रहने वाला था? तो रंगपा उसी के गांव के, जो वेंकटेशपुर था ना, तो वही वेंकटपुर का ही रहने वाला, उसका गांव का ही रहने वाला एक रंगपा था, जो जुआरी था, बताए ही थे कहानी में। रंगपा कौन था? तो जुआरी, अभी देखिए पूछ ही लिया गया। मंगमा कौन, रंगपा कौन था? तो जुआरी था उसी के गांव का, मंगमा के गांव का एक जुआरी ही था, ठीक है ना। तो रंगपा कौन था? तो जुआरी। अगला है क्वेश्चन, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको देती है? किसको दिया है? तो बहू को। किसको? बहू को। मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो माँ जी के पास, माँ जी के घर, है ना, माँ जी के पास रखना चाहती थी। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी में। मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? कौन कर्ज मांग रहा था जी? तो रंगपा मांग रहा था। मंगमा की बहू का नाम क्या था? तो नंजमा। मंगमा के बहू का नाम नंजमा। सास, अगला क्वेश्चन है कि सास बहू से झगड़ा क्यों हुआ? सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ? तो बच्चे को पीटने के लिए, है ना, बच्चे को पीटने के लिए हुआ था। मतलब जब पिटाई हो रहा था ना, ये नंजमा जो था अपने बेटे को मार रही थी, तो मंगमा जो सास थी उनको माना की, तो उसी के चलते क्या हुआ था? झगड़ा हो गया था, विवाद हो गया था, ठीक है। तो सास बहू में झगड़ा का क्यों हुआ? तो बच्चे को पीटने के लिए हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली महांगमा का, है ना। अगला क्वेश्चन, उस घर उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो दही वाली महांगमा की। अगला क्वेश्चन है, दही वाली महांगमा कहानी किस भाषा में अनुदित है? दही वाली महांगमा कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो कन्नड़ भाषा में। अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में। कहाँ पे थी? तो रास्ते में ही थी, जब जाती थी मंगमा दही बेचने, तो रास्ते में ही अमराई का कुआं मिलता था। मंगमा को किससे विवाद हुआ था? तो बहू से। मंगमा को किससे विवाद था, झगड़ा था? तो बहू से। नंजमा मंगमा की कौन थी? तो बहू थी। नंजमा मंगमा की कौन थी? तो बहू थी। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? किसने कहा? तो मंगमा ने कहा। किसने कहा? मंगमा ने। मंगमा के गांव का क्या नाम था? तो वेंकटपुर। क्या नाम था? वेंकटपुर। रंगपा मंगमा से कहाँ मिलता था? तो जो कुआं नहीं था, कुआं के पास, अमराई के कुआं जो था उसी के पास, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव इसमें कंप्लीट हुआ। चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न उत्तर सब देख लेते हैं, इसी वीडियो में सब कर लेना है। मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? किस बात को लेकर विवाद था? तो मंगमा अपनी बहू नंजमा के साथ पोते को लेकर, है ना, पोते को लेकर विवाद था। मंगमा और उसकी बहू नंजमा का बेटे पर अपने अधिकार को लेकर भी विवाद था, ठीक है। मतलब नंजमा चाहती थी कि हमारा बेटा है, उस पर अधिकार है। मंगमा चाहती थी कि हमारा, मंगमा और बहू दोनों अपने बेटे पर अधिकार को लेकर भी विवाद हुआ था, विवाद होता रहता था, ठीक है। और मंगमा का अपने बहू नंजमा के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो पोते को लेकर विवाद था, ठीक है, याद रखिएगा।
तो इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, रंगपा कौन था और मांगमा से क्या चाहता था? तो ये आप चैप्टर में ही पढ़े हैं कि रंगपा मांगमा के ही गांव का एक जुआरी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मांगमा के पीछे पड़ गया था, है ना। अगला क्वेश्चन, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए। तो नंजमा अपनी सास को मनाने के लिए, मांगमा को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया, जिसके बाद सास मान भी गई। क्या सासू माँ मान गई, अपन पोते को देकर खुश हो गई और मान गई क्या? अगला क्वेश्चन, इस कहानी यानी कि दही वाली मांगमा का कथावाचक कौन है, उसका उनका परिचय दीजिए। तो सिंपल देखिए, तो इस कहानी के कथावाचक मास्ती वेंकटेश अयंगार हैं, जिसका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार में, है ना, कोलोर में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य के एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। उनका कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि सभी महत्वपूर्ण योगदान है इसमें, ठीक है ना, सभी में महत्वपूर्ण योगदान है। आगे देखते हैं, मांगमा का चरित्र चित्रण कीजिए, मतलब मांगमा के बारे में बताना है। मांगमा एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचने जाती थी, ठीक है, बेचती थी। मांगमा के साथ उसकी एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी था। मांगमा की अपनी बहू नंजमा के साथ अच्छे संबंध नहीं था। दोनों वे दोनों मांगमा वे दोनों मांगमा के बेटे पर, है ना, मांगमा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे, मतलब बेटे को लेकर, अधिकार को लेकर झगड़ते रहते थे दोनों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहानी यानी कि जो है आपका दही वाली मांगमा का सारांश प्रस्तुत करें, मतलब उसके कहानी का सारांश बताना है। तो यह कहानी एक विधवा औरत की है जो अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गांव से 3 मील दूर दही बेचने जाती है। इस कहानी में मुख्य पात्रा मांगमा का एक बेटा, एक बहू और एक पोता है। मांगमा दही बेचकर जो भी पैसे कमाती है उसका उपयोग घर के किसी भी कार्य में करती है। परंतु एक दिन उसकी बहू नंजमा के साथ उसका विवाद हो जाता है, जिसके कारण मांगमा अलग खाना बनाकर खाती है, मतलब अलग हो जाती है। इस कहानी में अक्सर घरों में होने वाले घटने को दर्शाया गया है। इस कहानी में क्या, मतलब जो भी हर लोगों के घर में घटनाएं होती है उसको दर्शाया गया है, ठीक है, दर्शाया गया है। जब तक बेटे की शादी नहीं होती है तब तक वह मांगमा की बात मानती है ना, मानता है। मतलब उसका बेटा जो था, जब तक उसका शादी नहीं होता है तब तक वह मांगमा की बात मानता है, लेकिन शादी हो जाने के बाद बेटे पर बहू का कब्जा हो जाता है। ये तो बात सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है। है आपका ढहते विश्वास, ठीक है। तो इस ढहते विश्वास में हम लोग को पढ़ना है एकदम एक ही आपका वीडियो में पूरे चैप्टर का, यहाँ पे पूरे चैप्टर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरे चैप्टर का आपका महत्वपूर्ण बिंदु, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ से ये अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका पूरा इसी में मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। बस एक ही वीडियो को देख लीजिए, बस आपका काम क्लियर हो जाएगा। एक बार 2 बार वीडियो को देख लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदु सबसे पहले हम देखेंगे इसका, कि इस कहानी के लेखक कौन है भाई, तो सातकोरी होता है। कौन है? सातकोरी होता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। दूसरा, सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था भाई, तो 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 को। अब तीसरा बिंदु है कि सातकोरी होता का जन्म कहाँ पे, तो उड़ीसा के मयूरभंज गांव में हुआ था, ठीक है। ये आपका ये हो गया तीसरा बिंदु। अब देखते हैं चौथा बिंदु क्या है। इस कहानी के अनुवादक कौन है भाई, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। और पांचवा है, लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था, गुणनिधि। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था भाई, गुणनिधि ने किया था, बनाया था।
बाढ़ आने की खबर किनको बताना था? तो सरपंच को बताना था। विपत्ति अकेले न आकर संग साथियों के साथ आती है, यह कथन किसमें है? ढहते विश्वास कहानी में बताया गया है आपका। ठीक है, आगे देखिए। भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था भाई। ठीक है, अगला, लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में देखिए, हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आंसर बताया। ठीक है, तो ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? तो सातकोरी होता। दूसरा क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्रा कौन है भाई? तो लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा किया गया है? तो महानदी। ठीक है, महानदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो उड़िया। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो अच्युत। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है, सातकोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं? तो उड़ीसा के। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा को। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी के नायिका कौन है भाई? तो लक्ष्मी। ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? तो दलई बांध। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो कोलकाता में। कहाँ पे भाई? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मी की कितनी संतानें हैं? तो 4। गांव के लोगों का किस पर विश्वास था? तो माँ चंडेश्वरी पर। किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आता है? तो भाई बाढ़ की। ठीक है, आती है, यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 4 कमरों में कितने लोग भर गए थे? तो करीब 200। सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मी। पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? गुणनिधि। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था? तो भुवनेश्वर बांध को। लक्ष्मी के ससुर मर गए थे कब? बांध के समय में, बांध में काम करते समय। ठीक है, गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? तो स्वेच्छा सेवक दल का। लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी को कितने लड़कियां थी? तो 2। किस नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न जो है VVI, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, लघु दीर्घ ये सब हम कंप्लीट कर देंगे इसी वीडियो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 1, लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्रण करें। तो देखिए, बताया गया है कि लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक प्रमुख, चाहे एक मुख्य पात्रा थी। ये एक बहुत साहसी महिला थी। ठीक है, इसके पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करते थे। वे जितने पैसे भेजते थे उससे घर नहीं चल पाता था, है ना, जिससे वह गांव के एक तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट काम करके क्या करती थी? घर परिवार चलाती थी। ठीक है, और अकेला 4 बच्चों के साथ जीवन यापन करती थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोला गया है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा के जल जीवन और बाढ़ सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। इस कहानी में तूफान, सुखाड़, तेज बरसात और बाढ़ के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सुखाड़ और बाढ़ होता है तो वहाँ के लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ होती है और इससे जन जीवन काफ़ी प्रभावित होता है ना। इस कहानी में मुख्य रूप से बाढ़ के प्रकोप को दर्शाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताया गया है दोस्तों कि कहानी में आई बाढ़ के दृश्यों को चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो इस कहानी में आई बाढ़ का दृश्य काफ़ी भयानक थी। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आता है तो उस गांव के सभी फसलें और घरें डूब जाती है। लोगों को रहने के लिए कहीं आश्रय, है ना, कहीं आश्रय नहीं मिलता है, नहीं बचता है, कहीं आश्रय नहीं मिलता है ना।
ठीक है ना, कोई आश्रय नहीं बचता है। गांव में एक स्कूल था उच्च स्थान पर, जहां सभी लोग क्या करते थे, जाकर शरण लिए, है ना। परंतु परंतु स्कूल भी क्या हो गया, डूब गया। इतना पानी आ गया बाढ़ में कि स्कूल भी डूब गया था, जिसके कारण बहुत लोग डूबकर मर गए और कुछ लोग जान बचाकर ऊंचे टीले पर पहुंच गए थे। अगला क्वेश्चन है, कि ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो इस कहानी के शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को तूफान, सुखाड़, तेज बरसात, भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ता है ना, लोगों का विश्वास भगवान के प्रति टूट जाता है। इसलिए इस इसका ढहते विश्वास शीर्षक क्या है, उचित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। तो लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार चलिए करते हैं। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्र है। यह एक बहुत साहसी औरत थी। इनके पति लक्ष्मण थे, जो कोलकाता में काम करते थे। वे जितने पैसे भेजते थे उससे घर परिवार, है ना, घर नहीं चल पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी अपने गांव के एक तहसीलदार साहब के यहाँ क्या करती थी, छिटपुट काम करके क्या करती, घर परिवार चलाती थी, है ना। अपने गांव के एक तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट काम करके क्या करती थी, घर चलाती थी और अकेले ही 4 बच्चों के साथ जीवन यापन करती थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखें। इस कहानी में उड़ीसा का जनजीवन में के बारे में चर्चा किया गया है, परंतु हमारे बिहार की स्थिति ऐसा ही है, क्योंकि कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें बिहार में सूखा और बाढ़ न आए। ठीक है, सुखाड़ से ज़्यादा क्षति नहीं होती है, लेकिन बाढ़ से बिहार में आधे जिले क्या तबाह हो जाते हैं। 2-3 महीने इसे निपटने में लग जाते हैं, जिसका असर हमारे अर्थव्यवस्था पर भी पड़ जाता है। धन जन की काफ़ी क्षति हो जाती है और सारे फसलें क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, आपका वर्णिका चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या बताया गया है, महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो पहला है कि इस कहानी के लेखक और कथाकार कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर। दूसरा है कि इस कहानी के अनुवादक कौन है भाई, तो गोपाल दास नागर। तीसरा है मंगू 4 भाई और बहन थी। मंगू के गांव की दूसरी पागल लड़की का क्या नाम था, तो कुसुम थी। मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था, तो कमू। मंगू के बड़ी बहन का नाम कमू था। ठीक है, ये याद हो गया। आगे देखते हैं, मंगू के माँ के लिए अस्पताल एक गौशाला थी। माँ मंगू को अस्पताल में नहीं भेजना चाहती थी, है ना। मंगू की माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था जब कुसुम ठीक होकर घर लौटी थी। ठीक है, मंगू के अलावा उसके 3 भाई बहन थे। मंगू के अलावा अगर पूछा जाएगा कितने भाई बहन थे, तो 3 भाई बहन थे। ठीक है, ये आपको बताना होगा। अगला है, गांव वाले मंगू को अस्पताल भेजना चाहते थे। ठीक है, मतलब भेजना चाहते थे कि ताकि ठीक हो जाए। मंगू को घर से कैसे आई थी, तो मंगू को घर से बैलगाड़ी से अस्पताल ले जाया गया था। ठीक है, मंगू को अस्पताल छोड़ने माँ और बड़ा भाई गए थे। आगे, मंगू के याद में माँ भी पागल हो गई थी। ठीक है ना, जब अस्पताल में छोड़कर आई थी। माँ अस्पताल से घर वापस घोड़ा गाड़ी से आई थी। माँ अस्पताल से घर 11:15 बजे आई थी। ठीक है, यानी 10:45 में। मंगू की माँ ने अपने बड़े बेटे को पत्र लिखा था। किसको पत्र लिखा था मंगू की माँ ने, अपने बड़े बेटे को। अब चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें हम ऑप्शन नहीं लिए हैं, डायरेक्ट उत्तर लिखे हैं। ठीक है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो ईश्वर पेटलीकर। मंगू की माँ को कितनी संतानें थी, 4। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी, 3। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन थे, तो कौन थी जी, तो मंगू। मंगू जन्म से ही थी क्या थी भाई, तो पागल और गूंगी। मंगू के कितने भाई थे, तो 2 भाई थे। ठीक है,
पराई माँ ही कान छेदती है, क्या है ये? तो कहावत है। किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? तो ज्योतिष ने कहा था। आगे देखते हैं। माँ के लिए कौन सा माह यानी महीना आराध्य देव बन गया था? तो अगहन। मंगू के बड़ी बहन का क्या नाम था? तो कमू। कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई थी उसका नाम क्या था? तो कुसुम। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो गुजराती। कौन भाषा में? माँ कहानी से माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो गुजराती। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो गौशाला की। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो गुजराती। मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? अस्पताल में। मंगू कितने वर्ष की थी? तो 12 वर्ष की। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ गए थे? शहर में काम करने। ठीक है ना। मंगू कब से पागल है? जन्मजात ही, मतलब कि जन्म से ही। माँ अपने चारों संतानों में किसे सबसे अधिक प्यार करती है? तो मंगू को। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे भाई, 2 पुत्र 2 पुत्री थी, पता ही होगा आपको। मंगू को पागलपन का रूप कब से था? तो जन्मजात से ही। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी कैसा थे? तो व्यवहार कुशल थे। आगे देखते हैं। माँ कहानी किसके द्वारा अनुदित है? तो गोपाल दास नागर। ईश्वर पेटलीकर की रचना है क्या? एक मतलब ईश्वर पेटलीकर और भी अन्य रचनाएं किए थे, जिसमें अन्य रचनाएं में आपका खून की सगाई हो गया है ना। माँ कहानी में किसका ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्य के व्यवहार में जो फर्क है उसे क्या करना है आपको? उसे अपने शब्दों में लिखें। तो देखिए इसका उत्तर देखिए, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्य में व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। माँ जहाँ अपने पागल और गूंगी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है थी, वहीं परिवार के अन्य सदस्य मंगू को घर का बोझ समझते थे। ठीक है, घर का क्या समझते थे? बोझ समझते थे। वे चाहते थे कि मंगू को अस्पताल में छोड़ दिया जाए या मंगू घर पे ही मर जाए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? विचार करें। माँ, आंसर देखिए, माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती कराना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ को ऐसा लगता था कि मैं माँ होकर मंगू को उतना ख्याल नहीं रख सकती हूँ, तो अस्पताल वाले को क्या पड़ी है? माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है, यह सोचकर मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती है। अगला क्वेश्चन है, कुसुम के पागलपन में सुधार को देखकर मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रियाएं अपने शब्दों में लिखें। तो चलिए आंसर देखिए, जब कुसुम के पागलपन में सुधार देखा गया तो समाज वाले मंगू और मंगू के परिवार के लोग भी मंगू की माँ को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देने लगे, कह रहे थे कि यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं? सभी की बात सुनकर माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया और मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए राजी हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि माँ कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। माँ कहानी, इसका आंसर देखिए, माँ कहानी में एक माँ अपनी पागल और गूंगी बेटी मंगू के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाया गया है। माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है कि जब वह अपनी बेटी को अस्पताल में छोड़कर आती है
तो वह अब उसकी याद में स्वयं ही पागल हो जाती है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक माँ बिल्कुल उचित है। ठीक है, आगे देखते हैं। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी का व्यवहार कुशल है या संवेदनशील है, विचार करें। आंसर देखिए, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहाँ के कर्मचारी का व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों थे, क्योंकि वहाँ के लोगों का ख्याल अच्छे से रखा जाता था। वहाँ एक दूसरे के दुख को भी समझा जाता था। नर्स लोग भी रोगियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। अब आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, माँ कहानी का शीर्षक प्रस्तुत करें। इस कहानी में आंसर देखिए, इस कहानी में एक पागल और गूंगी लड़की की माँ, इस कहानी में एक पागल और गूंगी लड़की मंगू है जिसे घर में माँ के अलावा कोई मन से नहीं चाहता है। माँ अपनी बेटी मंगू से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन घर के अन्य सदस्य मंगू से उतना प्यार नहीं करते हैं, बल्कि वे अस्पताल में मंगू को भर्ती कराकर छोड़ देना चाहते थे, या यह सोचते थे कि मंगू मर जाए, इससे हमें छुटकारा मिल जाए। लेकिन माँ अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह सोचती है कि मैं माँ होकर उतना अच्छी तरह ख्याल नहीं रख सकती हूँ, तो अस्पताल वाले को क्या पड़ी है। माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है। एक गांव की लड़की कुसुम पागल हो गई थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वह ठीक होकर वापस आई। यह देखकर परिवार वाले और समाज अस्पताल में मंगू को भर्ती कराने के कहने लगे। तो पहली बार माँ ने अस्पताल का विरोध नहीं किया और अस्पताल में भर्ती कराने के लिए राजी हो गई। ठीक है, और अस्पताल में उसे भर्ती भी करा दी, है ना जी। तो दोस्तों, इसमें हमने टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं टोटल आपको बताया, A to Z बताया। हिंदी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स का ये वीडियो नंबर 4, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 4 चैप्टर वर्णिका का, जिसके लेखक है सुजाता। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, तो टॉपर के व्यू से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहे, एक भी वीडियो आप मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव टोटल आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। इस कहानी के लेखक है, और लेखक या कथाकार किनको कहा गया है, तो सुजाता को कहा गया है। ठीक है, यानी नगर कहानी के आपका लेखक या कथाकार कौन है, तो सुजाता। ठीक है, अगला देखिए, सुजाता का वास्तविक नाम क्या था, तो एस रंगराजन इसका वास्तविक नाम था। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, सुजाता का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है, सुजाता का जन्म चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। अगला पॉइंट है, इस कहानी के अनुवादक एस जमुना, ये जमुना है। ठीक है, ये जमुना है आपका इस कहानी का अनुवादक। अगला टॉपिक है, इस कहानी के मुख्य पात्र हैं कौन, पापति हैं। कौन है जी, पापति। अगला है, पापति कितने वर्ष की थी, तो पापति की उम्र 12 वर्ष की थी। ठीक है, पापति के गांव का नाम क्या था भाई, तो मुन्ना ड्यूटी। क्या नाम था, मुन्ना ड्यूटी। पापति की अम्मा का नाम क्या था, तो बल्ली अमाल। क्या नाम था, बल्ली अमाल। पापति मेनिंजाइटिस नाम के बुखार से क्या थी, ग्रसित थी, है ना, याद रखिएगा। पापति को कौन सा रोग हुआ था, तो मेनिंजाइटिस नाम का बुखार हुआ था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक, अगला बिंदु है कि पापति का माँ को 48 नंबर कमरा में सुबह 7:30 बजे बुलाया गया था। अगला टॉपिक है, बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे। कहाँ से आए थे, तो ब्रिटिश मेडिकल से। अगला है कि बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी पापति को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था। ठीक है, अगला टॉपिक है, उस अस्पताल में बड़े डॉक्टर के अलावा
डॉक्टर धनशेखर पाल थे एवं कौन थे, हेड नर्स आपका मिरांडा था। ठीक है ना, मतलब उस अस्पताल में बड़े डॉक्टर के अलावा क्या थे, डॉक्टर धनशेखर पाल एवं कौन, हेड नर्स मिरांडा थी। ठीक है, आगे देखते हैं। बिना इलाज कराए बल्ली अमाल अपनी पुत्री पापति को लेकर देवी शरण मंदिर में मन्नत मांगते हुए क्या करती है, वापस अपने घर लौट गई। ठीक है ना, क्योंकि अस्पताल का माहौल अच्छा नहीं लग रहा था उसको। आगे देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं अब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि नगर कहानी के कहानीकार कौन है, तो सुजाता। अगला है, नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है जी, तो पापति है। सुजाता का जन्म कब हुआ था, तो 3 मई 1935 ईस्वी को। अगला है क्वेश्चन, काल्डवेन के तुलनात्मक के अनुसार पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो मदुरै थी, मदुरै। अगला है, अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा जाता है, तो मदुरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मदुरा। यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते हैं, तो मेदोरा कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है बोले कि नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था, तो महंगाई के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, महंगाई के विरुद्ध। बल्ली अमाल की लड़की का नाम क्या था, तो पापति था। क्या था, पापति। मेनिंजाइटिस बुखार किसे हुआ था, तो पापति को हुआ था। अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है बोले, अगला क्वेश्चन बताया गया है कि पापति कितने साल की थी, तो 12 साल की थी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु। अगला है बल्ली अमाल को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था, तो आपका 48 नंबर कमरे में। स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, तो हृदय की गति को। किसकी, हृदय की गति को। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है, तो मेनिंजाइटिस बुखार का। आगे देखते हैं, आगे बताया गया है कि ऑप्थम स्कोप है, क्या है, तो आंख देखने वाली मशीन। अगला है, लंबी कतार देखकर बल्ली अमाल को किस पर गुस्सा आया था, तो अपने मृत पति पर। किस पर, तो अपने मृत पति पर। आगे देखते हैं, इस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो सुजाता। बल्ली अमाल किस गांव से आई थी, तो मूना ड्यूटी से। पापति कहानी का पात्र है नगर कहानी का। अगला है, मेनिंजाइटिस का संबंध है तो बुखार से। किससे भाई, बुखार से। अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो तमिल भाषा से। अगला है, पापति बेहोश क्यों पड़ी हुई थी, तेज बुखार के कारण। अगला है कि आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा था, तो बड़े डॉक्टर ने। अगला क्वेश्चन है कि पापति को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर में लेकर गई थी, तो मदुरै। पापति किस पर लेटी हुई थी, तो स्ट्रेचर पर। किस पर, स्ट्रेचर पर। अब देखते हैं इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं, बीबीआई प्रश्न उत्तर जो है आपका। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा, शीर्षक का सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर देखिए बहुत ही इजी तरीके से बताया गया है कि इस कहानी का शीर्षक नगर बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार शहर में पापति के इलाज के लिए उसकी माँ को नगर के अस्पताल में परेशान किया जाता है, डॉक्टर ने उसे झूठ बोलकर सुबह आने के लिए कहता है कि नगर के अस्पताल में बिना घूस लिए कोई कार्य नहीं होता है ना जी। आने के लिए कहता है, क्योंकि क्या, और यहाँ पे फिर बताया गया है कि नगर के अस्पताल में बिना घूस लिए कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन, अगला देखते हैं, पापति कौन थी, वो शहर क्यों लाई गई थी, तो पापति बल्ली अमाल की पुत्री थी, उसे मेनिंजाइटिस बुखार हो गया था, जिसके इलाज के लिए वह शहर लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापति को अस्पताल में भर्ती करने के लिए क्यों कहा, विचार कीजिए। बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे, वह हाल ही में मेनिंजाइटिस रोग की अच्छी दवाइयाँ पढ़ी थी, और उसने यह भी देखा कि लड़की की हालत काफ़ी गंभीर है, इसलिए लड़की को तुरंत एडमिट करने के लिए कहा था।
अगला क्वेश्चन है, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पार्वती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है? तो देखिए इसका आंसर है, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पार्वती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है क्योंकि बड़े डॉक्टर को छोड़कर वहां के अन्य कर्मचारी कार्यकुशल नहीं थे। वहां बड़े खाली नहीं, वहाँ बेड, यहाँ पे बेड छूट गया है, हाँ वहाँ यहाँ पे लिख दीजिएगा, वहाँ बेड खाली नहीं है का झांसा देकर, है ना, पार्वती को भर्ती नहीं करते हैं। वे जो है वह क्या करते हैं, तो वह अपना बेड की खाली नहीं है ये सब झांसा दे देते हैं कि वह बेड खाली नहीं है का झांसा देकर पार्वती को भर्ती नहीं करते हैं। शायद उस अस्पताल में पैसे देने से जल्दी कार्य होता था, है ना, यही कारण था। आगे देखते हैं, बली अमल की चरित्र चित्रण करें। तो देखिए इसका आंसर बताया गया, बली अमल इस कहानी की मुख्य पात्रा पार्वती की अम्मा है, जिसके पति इस दुनिया में नहीं थे। वह बहुत साहसी थी क्योंकि वह अपनी बेटी को गांव से लेकर इलाज कराने के लिए अकेले ही बड़े शहर मदुरै चली आई थी, है ना। यहाँ के अस्पताल में अच्छी व्यवस्था न देकर वापस अपनी बेटी को लेकर अपने गांव चली आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट बताया गया है कि इस कहानी नगर का सारांश प्रस्तुत करें। तो देखिए इसका कहानी का सारांश क्या है, तो बली अमल इस कहानी की मुख्य पात्रा पार्वती की अम्मा है, जिसके पति इस दुनिया में नहीं थे। वह बहुत साहसी थी कि उसकी पत्नी मेनिंजाइटिस नाम की बुखार हो गया था, तो उसकी अच्छी इलाज के लिए अकेले ही शहर मदुरै के अस्पताल में चली आती है, लेकिन उस अस्पताल में अच्छी व्यवस्था नहीं थी, है ना। उसमें का कर्मचारी जो थे कार्यकुशल नहीं थे, जिसके कारण उसे उस अस्पताल में इधर उधर भटकना पड़ता है, घूमना पड़ता है, लेकिन पार्वती का भर्ती नहीं हो पाती है ना। जिससे बली अम्मा अपनी पुत्री को लेकर वापस घर आती है और कुछ ईश्वर की मन्नत मांगती है और सोचती है कि वहीं के डॉक्टर से इसे दिखा दूंगी, है ना, और झाड़ फूक करवा दूंगी तो ये ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। बस यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। वर्णिका बुक का ये चैप्टर नंबर 5 लेकर आ गया हूँ, ठीक है। मैंने आपका टोटल चैप्टर कंप्लीट करा दिया, जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण बिंदु टोटल, यदि आप ये 5 चैप्टर अगर आप मेरे 5 वीडियो को ही देख लेते हैं तो आपका क्लियर वर्णिका से एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ कर आएंगे, इतना तो गारंटी है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, तो चैप्टर का नाम है आपका दोस्तों, चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। इसके लेखक है सांवरदैया, ठीक है ना। तो चलिए इसका सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। तो धरती कब तक घूमेगी, यह कहानी जो है 3 बेटे, है ना, 2 रोटी और 1 माँ की कहानी है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस कहानी के लेखक सांवरदैया है और यह कहानी राजस्थानी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, इस कहानी के अनुवादक भी कौन है, तो सांवरदैया ही है, ठीक है। इस कहानी के प्रमुख पात्र 3 बेटे, 3 बहुओं और अनेक पोते पोतियों वाली सीता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, सीता के 3 बेटे कौन कौन है जी, तो कैलाश है, नारायण है और बीजू है। कैलाश की पत्नी का नाम राधा, नारायण की पत्नी का नाम भंवरी और बीजू के पत्नी का नाम था पुष्पा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे है, सीता अपने काले ओढ़ने को देखकर रुआंसी हो जाती है। कैसा हो जाती है, काले ओढ़ने को देखकर रुआंसी हो जाती है, ये भी पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, ठीक है। उनके बेटे ने भी सीता को 1-1 महीने खिलाने का नियम बनाया था। बेटा जो था सब तीनों 1-1 महीने खिलाने के लिए भी नियम बनाया था सब, ठीक है। आगे देखते हैं, जब सीता के बेटे उन्हें 1-1 महीने करके सबके यहाँ खाने की बात करता है, तब सीता मन ही मन रोती है बहुत ज़्यादा, है ना, उनका मन दुखी हो जाता है। अगला पॉइंट है, अंत में उनके बेटे ने 50-50 रुपए, है ना, देने का भी नियम बना दिया। ये तो बहुत बेकार किया था, है ना, ये तो तीनों बेटों ने काफी बेकार कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है भाई, तो सांवरदैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तो अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है भाई? तो सीता है। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो राजस्थानी है। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसके प्रधानता दी गई है? तो नारी की प्रधानता दी गई है। सीता के बड़े लड़का का क्या नाम था? तो कैलाश नाम था। सीता के कितने लड़के थे? तो 3 लड़के थे। अगला क्वेश्चन है, होली किस महीने में मनाया जाता है? तो आपको पता ही होगा कि फागुन महीने में मनाया जाता है। कैलाश के पत्नी का क्या नाम था? तो राधा नाम था। नारायण के पत्नी का क्या नाम था? तो भौरी नाम था। बीजू के पत्नी का क्या नाम था? तो पुष्पा नाम था। ये आपको मैंने पॉइंट में भी बताया था। अगला क्वेश्चन है, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया था? तो घर। क्या सिकुड़ गया था? तो घर सिकुड़ गया था उनके अनुसार, ठीक है, सिकुड़ कर छोटा हो गया था। कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने का नियम बनाया था? कहा था तो 50 रुपए प्रति माह। किसके भीतर आंसुओं का समुंदर भर गया था? तो सीता के भीतर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारायण की पत्नी ने अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? तो रसमलाई भेजी थी। अगला क्वेश्चन है, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? तो 1 महीना। राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? तो दाल का हलवा बनाया था। सीता अपने को मानती थी, क्या मानती थी? भिखारिन। 3 बेटे की माँ है कौन जी? तो सीता। सांवर दैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं? तो राजस्थानी। अगला क्वेश्चन है, कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया? सुबह में। धरती कब तक घूमेगी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? सांवर दैया। सीता रुआसी कब हो जाती है? तो अपना काला ओढ़ना देखकर। अगला क्वेश्चन है, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी के पंक्ति है? तो धरती कब तक घूमेगी। अगले दिन सीता ने क्या किया? तो घर छोड़ दी। अगले दिन सीता ने क्या की? तो घर छोड़कर चली गई। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है? तो नाहर सिंह वाले दिन, ठीक है, मतलब जब होलिका दहन का दिन था, है ना, उसी दिन। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका देखते हैं प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो ये आपका ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से जितने भी आपका प्रश्न आने वाले एग्जाम में है उन सभी को देखते हैं। तो चलिए लघुत्तरीय प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है? ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बात नहीं करते, ना उसके बेटे और ना उसके बहुएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता नाखुश होते हैं। बच्चे की खुशी और माता पिता के नाखुशी का कारण पर विचार करें। तो इसका आंसर देखिए बताया गया है कि बच्चे के हृदय में अपने दादी के लिए प्यार है, अतः पाली बदलने पर बच्चे खुश होकर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि दादी जी कल से आप में हमारे घर खाना खाओगी और हम साथ साथ खाएंगे, ठीक है। आगे बताया गया है कि बच्चों के लिए दादी का शागिर्द और प्यार आनंददायक था, है ना, अतः वे खुश होते पर उसके बेटे और बहुएं अपनी माँ को बोझ समझते थे, इसलिए वे नाखुश हो जाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था, ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हुई। प्रसंग की व्याख्या करना है, ठीक है, व्याख्या करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यह पंक्ति पाठ धरती कब तक घूमेगी से लिया गया है। यह एक राजस्थानी कहानी है। इस पाठ के लेखक सांवर दैया हैं। जब सीता को लगता है कि वह घर अपने बेटे और बहुए पर बोझ बन गई है ना, तो वह एक दिन अपने घर को छोड़कर निकल जाती है और उस समय उसकी आंखों के सामने न तो अंधेरा था, न ही उसे धरती आकाश के बीच घुटन महसूस हुई।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सीता का चरित्र चित्रण करें। काफी बार आ चुका है एग्जाम में। देखिए इसका आंसर, सीता 3 बेटे 3 बहुएं और कई पोते पोतियों वाली एक विधवा औरत थी, जिसके केवल 2 रोटी के लिए परिवार में यातनाएं सहनी पड़ती है। अकेले बूढ़ी माँ 3 बेटे पर भारी पड़ जाती है। इसके बेटे माँ को 2 रोटी को लेकर अलग अलग नियम बनाते हैं और अंत में सीता एक दिन घर छोड़कर चली जाती है। अगला क्वेश्चन है, इस कहानी धरती कब तक घूमेगी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है, कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना प्रधान है। सीता अपने बेटे बहू की यातनाएं सहते सहते परेशान हो जाती है। उसे अपना पूर्व का जीवन स्मरण हो जाता है। वह आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखती है और पृथ्वी की ओर देखकर महसूस करती है कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन पड़ी हुई है और 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं, इसके अलावा भी कुछ है तो है वही वाली इच्छा ही तो दुख भोगने का है ना बाध्य करती है। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी पता नहीं। यही शीर्षक की सार्थकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें आपको टोटल प्रश्नों का उत्तर बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाके कमेंट करें। ये आपका वर्णिका क्लियर हो गया, आपका क्रैश कोर्स का टोटल कंप्लीट हो गया। अब गोधली पर हम लोग भिड़ेंगे, संस्कृत देखेंगे, इस तरह से सभी सब्जेक्ट हम कमांड कर देंगे। बस मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।